काशीपुर में टोल प्लाजा पर जम के गरजे किसान, केंद्र सरकार पर लगाया किसानों पर अत्याचार का आरोप। जल्द से जल्द मांगे पूरी करने का किया आग्रह। उत्तराखंड में कांग्रेस बूथ स्तर तक पार्टी करेगी मजबूत, जमीनी स्तर तक लोगों से जुड़ने की रणनीति पर कर रही है काम। एआईसीसी के वॉर रूम ट्रेनिंग हेड ने दिया प्रशिक्षण। बनभूलपुरा हिंसा के मामले में 3 वांटेड सहित 14 आरोपी गिरफ्तार। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे की तलाश जारी। पेट्रोल बम और पीएससी जवान से लूटी कार्बाइन मैगजीन बरामद। पेपर मिल में लगी भयानक आग, करोड़ों माल का नुकसान। आग क्षेत्र में मचा रही हड़कंप। सुईगांव में दूषित पेयजल से 5 बच्चे बीमार। ग्रामीणों में जल संस्थान के खिलाफ रोष व्याप्त। पाइपलाइन नहीं बदली तो बैठेंगे धरने पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। और आप खबरें विस्तार से। अपनी मांगों को लेकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत भारी संख्या में किसान काशीपुर के जसपुर रोड स्थित टोल प्लाजा पहुंचे और वहां 3 घंटे तक जमकर गरजे। तराई किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। वहीं अन्नदाता किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह विर्क ने कहा कि एक समय था जब मोदी खुद मनमोहन सिंह के पास गए थे और कहा था कि किसानों को एमएसपी दिया जाए। वहीं भारतीय किसान यूनियन युवा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू ने कहा कि किसानों के समर्थन में हमारा धरना जारी है। केंद्र सरकार से आग्रह है कि किसानों की जल्द से जल्द मांगे पूरी करी जाए। अत्याचार किया जा रहा है, वो सरासर गलत है। उसके विरोध में हम आज यहाँ टोल प्लाजा 12 से 3 बजे तक बंद, संकेतिक धरने को बंद करने का आह्वान। देखिए, ये जो हमारी एमएसपी की लड़ाई है ये बहुत पुरानी है। 2011 में मोदी जी ही खुद मनमोहन सिंह जी के पास गए थे कि इन किसानों को एमएसपी दीजिए। आज जब खुद प्रधानमंत्री हैं तो एमएसपी देने के लिए मना कर रहे हैं। लेकिन अगर एमएसपी देना ना देना वो बात की बात है। अगर किसान सड़क पर जा रहा तो आप उसे बमों से मार रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं। आप इन्होंने चीन का बॉर्डर बना दिया है। मांगे एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना, किसानों की कर्ज मुक्ति समेत लगभग 13 मांगे किसानों की थी जो केंद्र सरकार ने हमसे वादा किया था आज से 2-2.5 साल पहले। उसी मांगों को पूरा करवाने के लिए पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली कूच के लिए जा रहे थे। शंभू बॉर्डर पर सरकार द्वारा उन्हें रोका गया और उन पर लाठियां बाजी गईं। कुमाऊं के आर्थिक राजधानी हल्द्वानी से 22 फरवरी से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने जा रही है। सेवा के तहत लोग हल्द्वानी के गोलापार स्थित हेलीपैड से पिथौरागढ़, मुनस्यारी और चंपावत के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भर सकेंगे, जहां पर एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया है कि हेली सेवा का ट्रायल सफल होने पर डीजीसीए की अनुमति के बाद ये सेवा 22 फरवरी से शुरू होने जा रही है। हेली सेवा कंपनी ने 19 जनवरी को गोलापार हेलीपैड से हेली सेवा ट्रायल किया था, जहां पर इसके बाद डीजीसीए ने हेलीकॉप्टर सेवा की अनुमति दी है। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने के मद्देनजर प्रशासन ने हेलीपैड पर आवश्यक सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया है। 22 फरवरी से हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनस्यारी से चंपावत के लिए हेली सेवा शुरू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में शनिवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय देहरादून में एआईसीसी के वॉर रूम में ट्रेनिंग हेड द्वारा वॉर रूम में चेयरपर्सन नवीन जोशी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम ट्रेनिंग हेड ललित मेघवंशी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने की रणनीति बनाई और ढांचे पर जानकारी देते हुए प्रशिक्षण दिया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने कई मुद्दों पर जनता के हितों की अनदेखी की है, हमें उस पर कार्य करना होगा और जनता के मुद्दों को उठाना होगा। बैठक में वॉर रूम चेयरमैन नवीन जोशी ने कहा कि प्रदेश में चुनाव को लेकर बूथ जोड़ो भारत जोड़ो मुहिम पर सक्रियता से कार्य किया जा रहा है और भाजपा सरकार की विफलताओं को हम ध्यान में रखते हुए जमीनी स्तर तक लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पूरे मुस्तैदी के साथ तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के जो दुष्प्रचार है उससे निपटने के लिए हमने वॉर रूम यहाँ पे स्थापित किया है। आज सेंट्रल वॉर रूम की एक टीम हमारे यहाँ पे आई थी और जिसमें हमारे पूरे 5 लोकसभा क्षेत्र के जो हमारे डेस्क हेड हैं और जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर आयोजित की गई है। सेंट्रल वॉर रूम द्वारा ट्रेनिंग के दौरान जो बताया गया है कि किस प्रकार से हम बीएलए से संपर्क स्थापित करेंगे और किस प्रकार से हमको जो लीड बीएलए हैं उनसे हम लोगों ने काम लेना है और हम पूरे राज्य भर के अंदर जो 70 हमारी विधानसभा की सीटें हैं उसमें हम कोऑर्डिनेटर बनाने जा रहे हैं जो सीधा बीएलए से और जिला अध्यक्षों से और जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे उनसे संपर्क स्थापित करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों को लेकर एक्टिव नजर आ रही है। वहीं जिता उम्मीदवारों को लेकर चिंतन मंथन भी किया जा रहा है। इसी क्रम में भगत चरण दास की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें 35 दावेदारों पर चर्चा हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने बताया कि बैठक में चुनाव के लिए राष्ट्रीय और उत्तराखंड से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि 1-2 बैठकों का दौर होगा और उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी और 35 से ज़्यादा लोगों पे 35 से ज़्यादा नामों पे वहाँ चर्चा हुई है और ये क्योंकि पहली बैठक थी, अभी नामों के साथ साथ उनके प्लस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, साथ में हमारे क्या क्या मुद्दे होंगे, राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं, उत्तराखंड से संबंधित कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो ज़्यादा प्रभाव लोगों पर डालते हैं, इन सभी विषयों पर बात हुई। अभी 1-2 बैठकों का दौर और होगा और उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। देखिए, निश्चित रूप से कल दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भक्त चरण दास जी और सदस्य यशोमती ठाकुर जी उपस्थित थे और प्रदेश की प्रभारी आदरणीय शैलजा जी थी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी थे और प्रदेश नेता प्रतिपक्ष आदरणीय यशपाल आर्य जी भी उपस्थित थे। विभिन्न नामों में चिंतन मंथन हुआ है। लगभग 35 नाम जो सामने आए थे उनमें बातचीत हुई है। शनिवार को जनपद भ्रमण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने टाउन हॉल नगर निगम में अनुसूचित जाति के कई जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिलने, ऐसी बहुल गांव का समुचित विकास नहीं होने की बात रखी। इसके बाद आयोग के अध्यक्ष ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की। योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। कोटद्वार में मूल निवास और भू कानून मामले में स्वाभिमान रैली निकाली गई, जहां पर हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। देवी मंदिर से लेकर मालवीय उद्यान तक निकाली गई इस रैली में विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों और पूर्व सैनिक ने भी हिस्सा लिया। इस रैली को यूकेडी सहित कई राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया। इस अवसर पर यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष ने पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर निशाना साधते हुए भू कानून और मूल निवास के मुद्दों को जोरों शोरों से उठाया। लेकिन आज 24 साल होने को है, 24 साल बाद जनता को भी, युवाओं को भी पता चल गया कि वाकई ये तो हमारी जमीन से लेके नौकरी से लेके सब कुछ खुर्द-बुर्द हो गया है और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ। यहाँ 40 से 50 लाख लोग बाहर के आगे अस्थायी निवास बना दिया और नौकरी पे मूल निवास को भी उतना ही और उनको भी उतना ही। तो ये बहुत भू कानून और मूल निवास एक बड़ा मुद्दा है। राज्य का निर्माण, जिस परिकल्पना को लेकर राज्य का निर्माण किया था, उस परिकल्पना पर यहाँ की राजशाही, यहाँ की नौकरशाही खरी नहीं उतरी है। इस राज्य की दिशा और दशा तय करने वाले लोग
जो राज्य की दिशा और दशा को तय करते हैं, वो तमाम लोग, चाहे वो नौकरशाह हो, चाहे वो राजनेता हो, उन्होंने इस राज्य को भटकाने का काम किया है। भारतीय किसान यूनियन के तत्वावधान में शहर शहर गांव-गांव के किसान अपनी मांगों को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में जसपुर काशीपुर नेशनल हाईवे मार्ग पर स्थित टोल टैक्स पर सैकड़ों किसानों ने अपना प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और 3 घंटे तक की आवाजाही का टोल प्लाजा भी फ्री कर दिया। टोल प्लाजा अन्नदाता करने वाले किसानों के धरने प्रदर्शन में जसपुर कांग्रेसी विधायक आदेश सिंह चौहान अपने कार्यकर्ताओं के साथ में प्रदर्शन में शामिल हुए। लोहाघाट के सोई गांव में जल संस्थान की ओर से दूषित पेयजल की सप्लाई हो रही है और इस दूषित पानी को लेकर 5 बच्चे बीमार हो गए हैं, जिन्हें पीलिया हो गया है। साथ ही ग्रामीण पेट संबंधी बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं। इसके कारण ग्रामीणों में जल संस्थान के खिलाफ रोष व्याप्त है। ग्रामीणों के अनुसार जल संस्थान की ओर से करोड़ों रुपए की लागत से नई पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिससे लंबे समय से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। मामले को लेकर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। 10 दिन के अंतर योजना के पाइप बदलने का आश्वासन दिया गया था, जहां पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल संस्थान जल्द पाइपलाइन नहीं बदलता तो जल संस्थान कार्यालय में तालाबंदी कर दी जाएगी और डीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे पऊ क्षेत्र में जो पानी की एक समस्या, नई लाइन हर घर नल योजना जो लगी हुई है, 1.5 करोड़ रुपए की लागत से यह योजना बनाई गई, लेकिन पाइपों में ऐसी जंग लग रही है, इतना मैला पानी हमारे क्षेत्र में आ रहा है, जो कि सारे ग्रामीण वासी इस पानी को पीने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि कोई दूसरा हमारे पास वैकल्पिक स्रोत है नहीं यहाँ पे। और जिनके पास साधन है, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, वो तो 3-4 किलोमीटर दूर जाके पीने का शुद्ध पानी ला रहे हैं। हमारे यहाँ पानी बहुत गंदा आ रहा है। 1.5 करोड़ की परियोजना होने के बाद भी लगातार गंदा पानी आ रहा है। डीएम साहब को बुलाया गया। डीएम साहब के बाद एक्शन ने आश्वासन दिया कि पाइपलाइन चेंज होगी, लेकिन 1 महीना होने को है, अभी तक कोई पाइपलाइन चेंज नहीं हो पाई है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के नारसन में गंगोत्री पेपर मिल में देर रात को अचानक से आग लग गई। इसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। नारसन से झबरेड़ा रोड पर स्थित पेपर मिल में आग लगी। सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची। हरिद्वार जिले से अग्निशमन की गाड़ियां बुलाई गई। आग इतनी भयंकर थी कि इन गाड़ियों से काबू में नहीं आ पाई। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से भी दमकल की अतिरिक्त गाड़ियां बुलाई गई, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। दमकल विभाग के जिला अग्निशमन अधिकारी अभिनव त्यागी ने बताया कि भयंकर आग लगी थी। अभी तक आग के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका। सूचना प्राप्त हुई थी आज सुबह में, लगभग सुबह 4 बजे के आसपास। तो इसमें जो है एक पेपर मिल है, यहाँ पे पुराना पेपर लाया जाता है, उसको रिसाइकिल करके और फिर दोबारा से पेपर बनाने सप्लाई किया जाता है मार्केट में। तो इनका जो रॉ मटेरियल वाला गोडाउन नहीं कह सकते, ओपन एरिया में उन्होंने रॉ मटेरियल स्टोर किया, तो उसी में फायर की सूचना थी। तो चूँकि पेपर है और बहुत जल्दी बर्न होता है, तो यहाँ पे जो है मायापुर से भी गाड़ियाँ मंगाई गई, 6 से 7 गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं। आसपास के जो पेपर मिल है उनसे भी गाड़ियाँ मंगाई गई हैं। अल्मोड़ा जनपद के विकासखंड द्वारहाटा के स्वर्गीय मदन मोहन उपाध्याय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय द्वारहाट अल्मोड़ा में निर्वाचन साक्षरता क्लब, स्वीप इकाई, राजनीति विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के संयुक्त तत्वावधान में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत चुनाव पर्व देश का पर्व कार्यक्रम में चुनाव पाठशाला का आयोजन हुआ। चुनाव पाठशाला के अंतर्गत सर्वप्रथम प्राचार्य प्रोफेसर धन सिंह कुंवर ने छात्र छात्राओं को मतदान के लिए शपथ ग्रहण करवाई, जहां पर इसके बाद में स्वीप के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार के नेतृत्व में महाविद्यालय परिसर से निकटवर्ती मतदेय स्थल राजकीय जूनियर हाई स्कूल छतीना खाल तक मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई।
एम्स रोड पर राष्ट्रीय जनता पावर के द्वारा लगाई गई सस्ती चाय की सेवा के 100 दिन पूरे होने पर काली कमली स्थित राम मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ राष्ट्रीय जनता पावर के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नेगी राजधानी देहरादून के घंटाघर और परेड ग्राउंड क्षेत्र में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए परिवहन विभाग ने नया तरीका निकाला है। इसके तहत अब परेड ग्राउंड और घंटाघर के आसपास केवल वही यात्री वाहन संचालित होंगे जिनमें जीपीएस लगा होगा। परिवहन विभाग ने वाहन संचालकों को जीपीएस लगाने के लिए 15 फरवरी तक की छूट दी थी। संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया कि अब जिन वाहनों में जीपीएस नहीं लगा होगा वो वाहन इस प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं आ पाएंगे। हम लोग बेसिकली क्या है कि हम लोग नए लाइसेंस नहीं जारी कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 797 विक्रम है, इस 40 साल से 797 ही चल रहे। उसमें सिटी बसों की संख्या और भी कम हो रही है। पहले 300 सिटी बस थे, अब 150 के आसपास चल रही है। हाँ, हम लोग ऑटो के बारे में सोच रहे हैं। ऑटो के परमिट 13 साल से नहीं खोले गए, जनसंख्या डबल हो गई है। अगर आप परमिट नहीं देंगे तो होता क्या है कि कंजेशन बढ़ता है, एक ही गाड़ी में ज्यादा लोग बैठते हैं, ओवरलोडिंग होता है। जनसंख्या 1.5 गुना 2 गुना हो गई, गाड़ी बढ़ नहीं रही है तो क्या होगा, ओवरलोडिंग होता है, फिर दिक्कत होती है। तो हम लोगों की बेसिक पॉलिसी होती है कि हम लोग कम से कम परमिट दें, लेकिन जिन गाड़ियों को हमने परमिट दिया है वो नियम से चलें, ट्रैफिक के नियम को फॉलो करें। और जीपीएस से क्या होता है कि जीपीएस से गाड़ी के मालिक को भी फायदा है। उसकी गाड़ी कहाँ है, उसकी गाड़ी का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, कहीं ड्राइवर कहीं अन्य रूट पे तो नहीं चला रहा है। इन सब चीजों को हम लोग हल्द्वानी में हुए उपद्रव सहित प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर रुद्र सेना के संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी ने अगुवाई में लोगों ने तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान 4 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इसमें हल्द्वानी में हुई हिंसा का जिम्मेदार बाहरी लोगों को बताया है। तो वहीं प्रदेश में पिछले कुछ समय से बड़ी तेजी से डेमोग्राफी बदली है, जिसका कारण वोट बैंक है। इसके लिए बाहरी लोगों को यहां बसाकर सरकारी सुविधाएं देना है। रुद्र सेना की ओर से मांग की गई है कि हल्द्वानी हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई उन्हीं अराजक तत्वों से की जानी चाहिए। साथ ही हिंसा में मुख्य रूप से शामिल लोगों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसा के मामले में नैनीताल पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। रविवार को बनभूलपुरा हिंसा मामले में पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें फरार चल रहे 3 वांटेड आरोपी भी शामिल है। वहीं अभी भी हल्द्वानी हिंसा मामले के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे की तलाश जारी है। नैनीताल जिले के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीना ने बताया है कि बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में हुई हिंसा में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन आरोपियों पर गाड़ियों में आगजनी करने, पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंकने आदि आरोप दर्ज है, जहां पर पुलिस ने पूरे मामले में उपद्रवियों के पास से कई पेट्रोल बम और हिंसा के दौरान पीएससी जवान से लूटी गई कार्बाइन मैगजीन को भी बरामद किया है। कुर्की की जानी थी 9 लोग, उनमें से कितने लोग गिरफ्तार किए और टोटल क्या गिरफ्तारियां हैं, क्या कुछ इनसे बरामद किया गया है? देखिए, जो नामजद अभियुक्त थे जिनके कोर्ट से हमने वारंट लिए थे, इनमें से 3 अभियुक्तों को आज हमने गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा बाकी 11 हमने और अभियुक्त जो तीनों मामलों में मिला के गिरफ्तार किया है। तो आज टोटल जो है 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब तक इस मामले में 58 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से तस्करी की जा रही 12 पेटी शराब पकड़ी है। शराब तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने कार चालक को भी गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने कार चालक के खिलाफ शराब तस्करी करने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तस्करी में इस्तेमाल कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।